हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा सप्लाई। और चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सप्लाई जो चैप्टर है ना, इसको हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे हम लोग डिमांड को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वैसे ही सप्लाई को हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये है प्रोड्यूसर। कौन है? प्रोड्यूसर। अब देखो, प्रोड्यूसर को अगर सप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? वो हमारी होनी चाहिए विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब इच्छा होनी चाहिए प्रोड्यूसर की। और जो दूसरी चीज है, अब देखो, प्रोड्यूसर को विलिंगनेस है, मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है, पर क्या उसकी एबिलिटी है? तो उसकी एबिलिटी भी होना चाहिए। एबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए उतनी। तो उसने ये फैक्ट्री खोल दिया, ये फैक्ट्री खोल दी। तो देखो, प्रोड्यूसर की विलिंगनेस भी है और एबिलिटी है, तो अब क्या वो गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा प्रोड्यूस। अब देखो, उसने फैक्ट्री खोल दिया और उसने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया। यहां पर देखो आप, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया। अब गुड्स जब मैन्युफैक्चर करेगा तो इसको कहां पर रखेगा? इसको रखेगा गोदाउन पर। जो गोदाउन में इसके गुड्स रखे होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे बेटा स्टॉक। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है। अब उसने गुड्स तैयार कर दिया, उसको गोदाउन पर रख दिया। अब क्या किया? अब वो कहां पर भेजेगा? इनको मार्केट में भेजेगा। ये हमारा, एक सेकेंड। अब प्रोड्यूसर ने गुड्स तैयार कर दिया, अब इसको वो कहां भेजेगा? मार्केट में भेजेगा। ये रहा मार्केट। प्रोड्यूसर ने गुड्स तैयार कर दिए, तैयार करके गोदाउन में रखवा दिए। जो गोदाउन में रखे हुए गुड्स हैं उसको हम स्टॉक बोलेंगे, और वो स्टॉक इसने कहां पर भेज दिया? मार्केट में भेज दिया। मार्केट में भेज दिया मतलब अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। तो अब क्या हम इसको सप्लाई बोलेंगे? फिर उसके बाद कंज्यूमर आया। कौन आया? हमारा प्यारा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? भगवान होता है। अब कंज्यूमर आया। कंज्यूमर ने उन उसने सामान कंज्यूम कर लिया। तो अब बताओ बेटा, हम सप्लाई किसे बोलेंगे? हम सप्लाई, यहां पर देखो, जो हमने मार्केट में तो बेटा सप्लाई किसको बोलेंगे? अवेलेबल फॉर सेल। जो आपने सामान को मार्केट में उतार दिया है, मतलब अवेलेबल करा दिया है सेल के लिए, उसी को हम बोलेंगे सप्लाई। बेटा एक दो चीजें और समझ लेते हैं कि वो क्या है। सप्लाई क्या है हमारा? सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या है? सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। और दूसरा क्या है? सप्लाई किसका पार्ट है? स्टॉक का पार्ट है। यहां पर अगर आप देखोगे, ये हमारा स्टॉक है, स्टॉक से वो सप्लाई आया है। सप्लाई से स्टॉक नहीं आया है, पहले स्टॉक आया है, देन सप्लाई आया है। तो क्या है? सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। दोस्तों, हम लोगों ने सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। सप्लाई क्या है? सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर की इच्छा होनी चाहिए और उसको क्या कर सके? मार्केट में ऑफर कर सके। ठीक है, यही क्या है हमारा सप्लाई। ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, वो क्या चीजें हैं जो निर्धारित करती हैं किसको, सप्लाई को। वो क्या चीजें हैं जो निर्धारित करती हैं सप्लाई को। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमारा है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस का मतलब है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखो मेरा जो कॉस्ट था वो 100 रुपीज़ था, ठीक, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 150 है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस, अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो क्या मैं ज़्यादा सप्लाई करूंगा? क्योंकि भाई यहाँ तुम देखो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 रुपीज़, 80 का, ठीक है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि वही तो अपना मोटिवेशन है ना, प्रॉफिट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा ना सप्लाई करने के लिए। वहीं अगर अदर हैंड अगर मेरा प्राइस कम होगा तो मैं सप्लाई भी कम कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मतलब ये मेरे पास लैंड है, मान लो ये मेरे पास लैंड है, ठीक है। अब इसमें मैं वीट प्रोड्यूस करूं कि राइस प्रोड्यूस करूं? अगर मैं वीट प्रोड्यूस करता हूं और मान लो कि वो 20 रुपीज़ में 20 पर केजी के हिसाब से बिकता है, और मैं प्रोडक्शन करता हूं और मैं उससे निकालता हूं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं राइस प्रोड्यूस करता हूं, ठीक, राइस प्रोड्यूस करता हूँ वो जाएगा 40 पर केजी, और उसको प्रोड्यूस करके मैं 2 लाख निकालता हूँ ज़मीन से। तो आप बताओ मैं क्या प्रोड्यूस करना प्रेफर करूँगा? तो प्रोड्यूसर राइस प्रोड्यूस करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन इससे डबल है, क्योंकि इसको राइस प्रोड्यूस करके उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारी कॉस्ट। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारी कॉस्ट। अगर कॉस्ट हमारी बढ़ेगी, यहां पर ध्यान से देखो, अगर हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, अगर हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? कम सप्लाई करेगा, सप्लाई भी वो कम कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा सेम प्राइस पर, अब हमारी कॉस्ट क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, यहाँ पर देखोगे तो प्रोड्यूसर क्या होगा? मोटिवेट होगा ना, वो और ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि इसको प्रॉफिट और ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई अपनी बढ़ा देगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर कॉस्ट हमारी बढ़ती है, कॉस्ट हमारी 50 से 80 रुपए हुई तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी कॉस्ट कम होती है तो सप्लाई भी उसने बढ़ा दिया है, ठीक है। कॉस्ट कम होने से सप्लाई क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अब पहले से बढ़ चुका है, इस वजह से वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। अब क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव? अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर आता है, ठीक है, लाइक मशीन्स, कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, क्या लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा कि मशीन प्रोडक्शन कर पाएगी? मशीन थकेगी कि लेबर थकेगा? ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर पाएगा कि ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर पाएगा? ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या है कि मशीन
लेबर से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी और कॉस्ट भी हमें कम पड़ेगा। वहीं पर लेबर क्या होगा, लेबर कम प्रोड्यूस कर पाएगा। और यहाँ पर तुम देखोगे हमारा जो मशीन्स है, मशीन्स तो 24 घंटे भी काम कर सकती हैं और लेबर हमारा 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको रेस्ट चाहिए, इसको रेस्ट नहीं चाहिए। अब क्या है हमारा फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या है, अगर मान लो, ठीक है सर मान लिया हमने, मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। जहां पहले 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने उसे 28% कर दिया। और जो प्रोड्यूसर है, ये रहा हमारा बेचारा प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उस सामान को कितने में बेचता था, 200 रुपीज MRP। ठीक है, अगर वो 200 रुपये में बेचता था तो अब तुम यहां पर देखोगे अब उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब कि अब उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो चुका है। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट हमारा कम होगा तो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई भी कम करेगा, है ना, सही बात है कि नहीं। अब वहीं ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और टैक्स को 18 से 10% कर देती है। तो अब यहाँ पर देखोगे जो सामान वो 200 रुपये का बेचता था, अब उसकी प्राइस 200 ही है, लेकिन अब जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ रहा है, जिस वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसे, तो प्रोड्यूसर भी ज़्यादा मोटिवेट होगा उसे सप्लाई करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट उसका बढ़ा तो ऑन दी अदर हैंड वो ज़्यादा सप्लाई करेगा ना। क्लियर यहाँ पर। अब देखो जो 6 पॉइंट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब इस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। अब बेटा यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म में क्या है, फर्म का गोल है, यहां पर देखो ये फर्म है, फर्म का गोल क्या है, इस साल वो 1 लाख यूनिट्स बेचना का टारगेट है। उसका टारगेट क्या है बेटा, यहां पर देखो टारगेट उसका क्या है, 1 लाख यूनिट्स उसको सोल्ड करना है। अब बताओ अगर उसको 1 लाख यूनिट सोल्ड करना है तो सप्लाई भी सप्लाई करेगा ना। ये अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पर मार्केट में, उनको सप्लाई करेगा, न्यू न्यू शॉप्स खोलेगा, है ना बेटा, न्यू न्यू शॉप्स खोलेगा, वहां पर अवेलेबल कराएगा सामान को, सामान अवेलेबल होगा तो लोग खरीदने आएंगे। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने। फर्म क्या करेगी, अगर उसका 1 लाख यूनिट सेल करने का ऑब्जेक्टिव है तो वो ज्यादा शॉप्स खोलेगी, ज्यादा जगहों पर वो क्या करेगी, अपना जो सामान है उसको अवेलेबल कराएगी तो कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूमर उसे खरीद पाएंगे, कस्टमर्स ज्यादा खरीद पाएंगे तो उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ दी फर्म। स्टूडेंट्स, हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, सप्लाई क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि ये लॉ है, ठीक है, लॉ को वर्क करने के लिए सबसे पहले दूसरी चीजों का कांस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा। अब देखो व्हाट दिस लॉ सेज, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर फॉर सेल। ठीक है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी गई है और ऑफर फॉर सेल करी गई है, इंक्रीज कब होगी, यहां पे बोला जा रहा है सप्लाई के बारे में। सप्लाई कब इंक्रीज होगी,
जब उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है, और एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ओके, यहां पर ठीक, डेफिनेशन क्लियर है। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर फॉर सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स। ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन है, ठीक है। हमारा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर बढ़ाएगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? जब हम लोग, बेटा आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, तो उसमें जो रिलेशन था लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच का, वो था इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशन था। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव, और या तो बोले डायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस के गिरने के साथ साथ सप्लाई भी गिरती है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओनली प्राइस इज अलाउड टू चेंज। सप्लाई में क्या है? सिर्फ प्राइस चेंज हो सकती है, ओके, तभी ये लॉ वर्क करेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइस चेंज होगा। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले समझते हैं अजम्पशंस क्या होते हैं। अजम्पशन मतलब कल्पना, ठीक है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और दूसरा क्या है? नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट नहीं करा गया है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे सेम अभी भी वही है, ठीक है। फिर क्या है तीसरा? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल और जो दूसरी चीजें हैं वो सब सेम रखी गई हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट ने ना ही तो टैक्स बढ़ाया है ना ही टैक्स कम करा गया है। टैक्स जो टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आया है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन भी सेम है, ठीक है। अगर ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी का ही मौसम है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये अजम्पशंस हमने क्यों लिए? ये अजम्पशंस हमने बेटा इसलिए लिए हैं ताकि जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर सके। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम ये कल्पना करते हैं कि हमने ये पॉइंट्स हमने फॉलो करे हैं। अगर हम ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तभी लॉ ऑफ सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो वर्क कर पाएगा, नहीं तो वो लॉ ऑफ सप्लाई का फंक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम इसके एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता है, ठीक है। जो लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर यहां पर जो प्रोड्यूसर है, ये कौन है? हमारा प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। अगर फ्यूचर में प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी तो अभी वो क्या करेगा? सप्लाई कम करेगा, ठीक है। वो होल्ड करेगा फ्यूचर के लिए ताकि फ्यूचर में महंगे दाम पर वो बेच सके, ठीक है। वहीं पर अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में उसके जो प्राइसेस हैं, उसके गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी, ठीक है। फ्यूचर में अगर उसे लग रहा है कि उसके सामान की प्राइसेस कम होंगी तो वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब आप देख पा रहे होगे प्राइस के कम होने पर
यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे प्राइस के कम होने पर सप्लाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई ये नहीं कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पर हम सप्लाई भी इंक्रीज करते हैं। अब देखो, अब साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये विपरीत जा रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई के विपरीत हो रहा है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, मैं होप करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक। अब बताओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्या हम इसको स्टॉक, क्या हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं? ठीक है, जवाब क्या है? मैं ही जवाब दे देता हूं। आंसर क्या है बेटा कि हम इसको लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनको हम लंबे समय तक स्टोर, बेटा हम इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो है एक्सेप्शन है। अब देखो इसमें क्या होता है। प्रोड्यूसर, फिर से हम प्रोड्यूसर के लिए आते हैं। ये बेचारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या करता है? बेचता है या अवेलेबल फॉर सेल कराता है। अब देखो बेटा, इस केस में क्या होगा? प्रोड्यूसर के पास देखो वेजिटेबल मैक्स टू मैक्स 10 दिन या मान लो 8 से 10 दिन में खराब हो जाएगा। वेजिटेबल भी उसका 4 से 5 दिन में खराब हो जाएगा। तो क्या करेगा? ये सप्लाई मार्केट में बेटा ये सप्लाई कर देगा। जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में, करंट रेट जो भी चल रहा होगा वो उसमें इसको सप्लाई कर देगा। अब देखो ये भी एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या प्राइस इसमें बढ़ रही है? प्राइस तो कांस्टेंट है जो मार्केट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने सप्लाई बढ़ा दी है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस कांस्टेंट है लेकिन इसने सप्लाई बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं बेचेगा तो बेटा कब बेचेगा? क्योंकि अगर ये अभी नहीं बेचेगा तो बाद में खराब हो जाएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है वो उसी प्राइस में सेल कर देता है, ठीक है। अब क्या है? थर्ड पॉइंट है पेरिशेबल गुड्स। ये भी सेम इसी की तरह है। पेरिशेबल गुड्स में हमारा आ जाएगा पेरिशेबल गुड्स क्या होता है बेटा? पेरिशेबल भी गुड्स क्या होता है? उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा कि वो सामान सड़ ना जाए, सड़ने से पहले ही वो उसे सेल कर देगा। जो भी मार्केट में है ना बेटा, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पर वो उसे सेल कर देगा, ठीक है। तो वो सप्लाई अपनी बढ़ा देगा। अब जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा वो बेच देगा, क्योंकि अगर वो अभी नहीं बेचा उसके बाद फिर वो सामान सड़ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो लॉस में चला जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा रेयर आर्टिकल्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये कौन है बेटा? अशोक है, ठीक है। अशोक की ये क्या है? तलवार है। अब बेटा ये क्या है? ये हमारा रेयर आर्टिकल है, ठीक है। ये जो अशोक की तलवार है, अब ये बताओ इसकी क्या हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्या इसमें सिर्फ प्राइस का ही चेंज होगा? बिल्कुल, ठीक है। इस पे ऑक्शनिंग करी जाएगी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये सोल्ड हो जाएगी। लेकिन क्या इसकी हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? हमारा एक्सेप्शन है, ठीक। अब क्या है? पांचवा पॉइंट है हमारा बैकवर्ड कंट्रीज। अब बताओ बैकवर्ड कंट्रीज में अगर मुझे सप्लाई बढ़ानी है, अगर बैकवर्ड कंट्रीज में मुझे सप्लाई बढ़ानी है तो क्या मैं बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो मुझे रॉ मटेरियल मतलब इनपुट्स चाहिए वो मुझे अवेलेबल होंगे? वो मुझे अवेलेबल नहीं होंगे। तो जिस वजह से मैं उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता हूं। तो बेटा ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं ये क्या है? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई है।